हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस और आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है रेड हैरिंग। रेड हैरिंग का मतलब होता है समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, मतलब ध्यान भटकाने वाली वस्तु, ध्यान को हटाने वाली वस्तु, उसको हम बोलते हैं रेड हैरिंग। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ध्यान को हटा रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पे हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे रेड हैरिंग। नेक्स्ट इडियम है रिप अप ओल्ड सोर्स। इसका मतलब होता है टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वेरल। रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है कि भुला दिए गए झगड़ों को फिर से शुरू करना। भुला दिए गए झगड़ों को फिर से शुरू करना, उसको हम बोलते हैं रिप अप ओल्ड सोर्स। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे कि रिप का मतलब होता है चीरना, फाड़ना या फिर नोचना। रिप का मतलब होता है चीरना, फाड़ना या फिर नोचना। और यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है ओल्ड सोर्स, ओल्ड सोर्स का मतलब होता है पुराना घाव। तो कोई क्या कर रहा है कि अपने पुराने घाव को नोच रहा है। कोई क्या करेगी अपने पुराने घाव को नोचे, इसका मतलब कि भुला दिए गए झगड़े को वो फिर से शुरू कर रहा है। भुला दिए गए झगड़े को वो फिर से शुरू कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रीप अप ओल्ड सोर्स। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब छिपा हुआ अर्थ समझना, छिपा हुआ अर्थ को निकालना, उसको हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल, इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, मतलब उकसाने, भड़काने या गुस्सा दिलाने वाली वस्तु जो होती है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब उकसाए, भड़काए, गुस्सा दिलाए, उसको हम बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे इस इडियम को? यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है रैग, इसका मतलब होता है लाल। रेड का मतलब होता है लाल, और यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड रैग है, रैग का मतलब होता है चिथड़ा या फिर फटा पुराना कपड़ा, उसको हम बोलते हैं रैग। रैग का मतलब होता है चिथड़ा या फिर फटा पुराना कपड़ा, और रेड का मतलब होता है लाल, और बुल का मतलब हमें पता ही है, सांड होता है। तो अगर लाल कपड़े को देखकर सांड भड़क जाए, लाल कपड़े को देखकर सांड क्या हो जाता है, भड़क जाता है। तो लाल कपड़े को देखकर बुल भड़क जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उकसाए, भड़काए या फिर गुस्सा दिलाए, उसको हम बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गुस्सा दिलाए, उकसाए, किसी को भड़काए, उसको हम बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल। नेक्स्ट इडियम है राइड रफ सोड ओवर। राइड रफ सोड ओवर का मतलब होता है टू ट्रीट इन अ हाई हैंडेड फैशन, मतलब कठोरता से व्यवहार करना, उसको हम बोलते हैं राइड रफ सोड ओवर। नेक्स्ट इडियम है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, मतलब अपराध करते समय अपराधी को उसी जगह पकड़ लेना जहाँ पे उसने अपराध किया है, उसको हम बोलते हैं रेड हैंडेड। मतलब उसी स्पॉट पे अपराधी को पकड़ लेना, वहाँ पे ये इडियम होता है रेड हैंडेड यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ लेना। तो इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? रेड का मतलब होता है लाल, मतलब लाल खून हम मान लें, और हैंडेड का मतलब हो गया हाथ। तो अगर कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल जो है वो क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो अपराध करते समय उसके हाथ में खून लग गया और पुलिस ने उसी समय उसको पकड़ लिया, तो इसका मतलब उसके हाथ में खून लगा है, तो रंगे हाथों पकड़ लिया, रंगे हाथों वो पकड़ा गया। तो रेड हैंडेड का मतलब हो जाएगा अपराधी को अपराध करते समय रंगे हाथों पकड़ लेना। नेक्स्ट है रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है बी द पर्सन हु कंट्रोल्स अ ग्रुप, फैमिली, कम्युनिटी, ईटीसी, या फिर टू डोमिनेट, मतलब नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखना, प्रभावी होना, उसको हम बोलते हैं रूल द रूस्ट। मतलब बी द पर्सन हु कंट्रोल्स, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो कि कंट्रोल करता है किसी भी ग्रुप को, अपने फैमिली को, कम्युनिटी को,
उसको हम वहाँ पे हम ईडियम यूज़ करते हैं रूल द रूस्ट। वैसे ही जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रूस्ट, रूस्ट का मतलब होता है पक्षियों का बसेरा, मतलब जहाँ पे पक्षी रहते हैं। तो हम ये मान लें कि कहीं भी पक्षी, बहुत सारे पक्षी ग्रुप में रह रहे हैं और वहाँ पे जो एक पक्षी है वो क्या कर रहा है, उन सब पे रूल कर रहा है। रूल द रूस्ट मतलब पक्षियों का जहाँ पे घर है, रूस्ट मतलब पक्षियों का जहाँ पे घर है, जहाँ पे पक्षियों का बसेरा है, वहाँ पे एक पक्षी जो है वो रूल कर रहा है, मतलब उनको कंट्रोल किए हुए है, उस ग्रुप को कंट्रोल किए हुए है, उनको मतलब नियंत्रण में रखा हुआ है अपने रूल में। तो इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रूल द रूस्ट का मतलब हो जाएगा बी द पर्सन हु कंट्रोल्स अ ग्रुप, फैमिली, कम्युनिटी। अगर हम पक्षी के सेंस में बात करेंगे तो एक ऐसा पक्षी जो पूरे पक्षी को रूल किए हुए हैं, मतलब कंट्रोल किए हुए हैं। अगर हम पर्सन के रूप में बात करेंगे तो एक ऐसा पर्सन जो पूरे ग्रुप को कंट्रोल किए हुए हैं, अपनी फैमिली को कंट्रोल किए हुए हैं। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। इसका मतलब होता है क्वाइट वेल, सुरक्षित। नेक्स्ट है सीमी साइड ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का अनैतिक पक्ष। समाज में दो पक्ष होते हैं, एक तो मोरल मोरल साइड होती है, मतलब एक नैतिक पक्ष होता है, और मोरल का अपोजिट होता है इमोरल। मोरल में हम आई एम लगा देते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं इमोरल, वो मोरल का अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है अनैतिक। तो सीमी साइड ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का सीमी साइड, मतलब सोसाइटी का अनैतिक पक्ष। नेक्स्ट है स्पाइक एंड स्पिन। इसका मतलब होता है नीट एंड स्मार्ट या फिर नीट एंड क्लीन। उसको हम बोलते हैं स्पाइक एंड स्पिन, साफ सुथरे को बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टफी एंड नॉनसेंस, मतलब हो गया वर्थलेस, बेकार। कोई भी चीज़ बेकार है या फिर व्यर्थ है, उसको हम बोलते हैं स्टफी एंड नॉनसेंस। कोई एक तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि स्टफ का मतलब होता है हार्ड, वो स्टफी है मतलब हार्ड है, और नॉनसेंस है मतलब मूर्ख है। तो अगर वो नॉनसेंस है और थोड़ा स्टफी है तो इसका मतलब वो बेकार है, वर्थलेस है। नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस। इसका मतलब होता है द एक्चुअल थीम। एक्चुअल थीम, किसी भी चीज़ का एक्चुअल थीम मतलब वास्तविक तथ्य, उसको हम बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट इडियम है सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है नॉट टू कमिट वन सेल्फ, मतलब किसी का पक्ष न लेना, उसको हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे, फेंस, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है फेंस, इसका मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा जो दो खेतों या फिर जगहों को अलग करता है, जो दो खेतों या फिर जगहों को अलग करता है उसको हम बोलते हैं फेंस। जो मतलब खेतों के चारों तरफ जो बाउंड्री लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं फेंस। तो कोई व्यक्ति क्या करे कि बाड़े जो बाड़े बाड़े पे जो दीवार बनी है, मतलब जो फेंस फेंस जो किसी खेत के चारों तरफ जो भी दीवार बनी है, वहाँ पे उस दीवार पे बैठ जाए, उस दीवार के ऊपर बैठ जाए, तो वो ना तो इस तरफ का होगा और ना ही उस तरफ का होगा। अगर एक खेत यहाँ पे है, ये 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 दीवार हो गई, ये फेंस हो गया, एक खेत इस तरफ है और एक खेत इस तरफ है, तो कोई व्यक्ति क्या करे कि यहाँ पे बैठ जाए, इस दीवार पे बैठ जाए, तो वरना तो इस तरफ का है और नहीं इस तरफ का है। तो इसका मतलब हो गया कि वो किसी के भी पक्ष में नहीं है। तो इससे हम क्या मतलब निकालेंगे, मतलब किसी का पक्ष न लेना, किसी का पक्ष न लेना, किसी के पक्ष में न जाना, उसको हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस, मतलब किसी का पक्ष न लेना। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। इसका मतलब होता है टू बी सस्पिशियस या फिर टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। इसका मतलब होता है पहले से धोखे को भाप लेना, पहले से धोखे को भाप लेना या फिर धोखे को समझ जाना, उसको हम बोलते हैं स्मेल अ रैट। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड ट्रिक है, ट्रिक का मतलब होता है चाल या फिर धोखा, और यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड डिसीट है, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब धोखा होता है।
ये जो लिखा हुआ वर्ड डिसीट है, इसका मतलब धोखा होता है, और ये नाउन होता है। इसका जो वर्ब होता है वो डिसीव होता है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और वो वर्ब होता है। नेक्स्ट है स्टैंड इन गुड स्टीड। इसका मतलब होता है टू बी होपफुल इन नीड, मतलब ज़रूरत के समय काम आना। अगर आपके ज़रूरत के समय कोई काम आ रहा है तो वहाँ पे हम ये इडियम यूज़ करेंगे, स्टैंड इन गुड स्टीड। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? जैसे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आपकी कंडीशन सही नहीं है, किसी की कंडीशन नहीं सही है, और उसको ज़रूरत है किसी दूसरे की, किसी दूसरे पर्सन की जो उसके साथ खड़ा रहे, तो दूसरा पर्सन क्या रहेगा? वो उसके साथ स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा उसके गुड में, मतलब उसके गुड के लिए, उसके अच्छे के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। तो स्टैंड इन गुड स्टीड, तो जो दूसरा पर्सन है वो उसके साथ स्टैंड है, खड़ा है उसके अच्छाई के लिए, गुड के लिए। तो स्टैंड इन गुड स्टीड का मतलब हो जाएगा टू बी हेल्पफुल इन ए नीड, मतलब ज़रूरत के समय काम आना, या फिर ज़रूरत के समय साथ में खड़े रहना, साथ देना, उसको हम बोलते हैं स्टैंड इन गुड स्टीड। नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है टू एग्री, सहमत होना, उसको हम बोलते हैं सी आई टू आई। अगर अगर हमें किसी को एग्री कराना रहता है, हमें किसी की सहमति चाहिए, तो हम क्या करते हैं? उसके आई में देखते हैं। अगर हमें किसी बात की सहमति चाहिए किसी से, तो हम क्या करते हैं? आई टू आई कांटेक्ट मिलाते हैं। तो सी आई टू आई मतलब सामने वाले के आई में देखना, सामने वाले की आंख में देखना, मतलब उसकी सहमति मांगना, टू एग्री। सी आई टू आई मतलब टू एग्री, सहमत होना, उसको बोलते हैं सी आई टू आई। नेक्स्ट है सेट स्टोर बाई। सेट स्टोर बाई का मतलब होता है टू वैल्यू, महत्व देना, उसको बोलते हैं सेट स्टोर बाई। नेक्स्ट इडियम है स्नैप वंस फिंगर्स एट। इसका मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट, मतलब होता है कि अवमानना करना, किसी का अपमान करना, उसको हम बोलते हैं स्नैप वंस फिंगर्स एट। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? स्नैप का मतलब होता है चुटकी बजाना। जैसे जब किसी को चुनौती दी जाती है, तो किसी को चुनौती देते समय मतलब किसी का अवमानना किया जा रहा है, किसी का अपमान किया जा रहा है। तो किसी का जब भी अपमान किया जाता है तो स्नैप, चुटकी बजाकर उसको उंगली दिखाई जाती है, उसी को बोलते हैं स्नैप वंस फिंगर्स एट। मतलब स्नैप का मतलब चुटकी बजाना, तो किसी को चुटकी बजाकर क्या किया जा रहा है? उसका अपमान किया जा रहा है, उसको फिंगर दिखाया जा रहा है, मतलब उंगली दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। इसका मतलब होता है टू हैव अबंडेंट प्रूफ, मतलब प्रचुर मात्रा में सबूत होना, उसको हम बोलते हैं स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि दो पक्ष है और एक के पास सबूत है और एक के पास नहीं है। जब भी कोई क्राइम होता है तो दो पक्ष रहते हैं, तो उसमें से एक पक्ष के पास सबूत है और एक पक्ष के पास सबूत नहीं है। तो जिसके पास सबूत है, जिसके पास प्रचुर मात्रा में सबूत है, तो वो तो स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, मतलब वो स्पीक बोलेगा, और वॉल्यूम में मतलब वो बहुत ही तेज बोलेगा, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलेगा, बहुत ही तेज बोलेगा, वो स्पीक बोलेगा, वॉल्यूम मतलब बहुत ही तेज बोलेगा, कॉन्फिडेंट होकर बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टू हैव अबंडेंट प्रूफ है, प्रचुर मात्रा में प्रूफ है, तो इसीलिए वो बहुत ही तेज बोलेगा जब भी बोलेगा। और जिसके पास प्रूफ नहीं है, कोर्ट में कोर्ट में जिसके पास प्रूफ नहीं है, वो क्या करेगा? वो थोड़ा मतलब लो रहेगा, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अ, उतना उतना मतलब सबूत नहीं है उसके पास। और जिसके पास सबूत है वो बहुत ही तेज बोलेगा, स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिल अ मार्च। स्टिल अ मार्च का मतलब होता है टू गेट अहेड सीक्रेटली, मतलब चुपके से आगे निकल जाना, उसको हम बोलते हैं स्टिल अ मार्च। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? मार्च, यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड मार्च है, तो जो सेना होती है वो क्या करती है? मार्च करती है। वो जब एक साथ चलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मार्च बोलते हैं। और स्टील का मतलब होता है चुराना। तो किसी ने क्या किया कि एक एक सोल्जर की, मतलब एक सेना की बंदूक चुराई
और वो चुपके से, स्टील का मतलब चुराना होता है, तो उसने स्टील मतलब चुराई और चुपके से वो आगे निकल गया। तो स्टिल अ मार्च मतलब जो भी सेना मार्च कर रही है उसमें कोई पर्सन घुसा और उसने क्या किया कि किसी सोल्जर की बंदूक चुराई। स्टिल का मतलब चुराना हो गया, तो किसी सोल्जर की बंदूक चुराई और वो चुपके से आगे निकल गया। तो स्टिल अ मार्च का मतलब हो जाएगा टू गेट अहेड सीक्रेटली, चुपके से आगे निकल जाना। नेक्स्ट है स्टीयर क्लियर ऑफ। इसका मतलब होता है टू अवॉइड, मतलब टालना या फिर बचना। उसको हम बोलते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ। नेक्स्ट इडियम है स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है अ सीक्रेट इनेमी, छिपा हुआ शत्रु। उसको हम बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट इडियम है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, इसका मतलब होता है फेसिंग इमिनेंट डेंजर, मतलब सर पर मंडराता खतरा। उसको हम बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस। अब इस इडियम के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि एक राजा था। एक राजा के दरबार में डेमोक्लीस नाम का एक दरबारी रहता था। तो डेमोक्लीस ने एक दिन राजा से कहा कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके पास तो बहुत सारे ऐशो आराम होते हैं उनकी ज़िंदगी में, और बहुत सारी शानो शौकत होती है। तो इस पर राजा ने एक दिन क्या किया कि अपने महल में उस डेमोक्लीस को दावत के लिए बुलाया। एक दिन उस राजा ने दावत रखा और जो उनका दरबारी था उनको उस दावत में बुलाया, डेमोक्लीस को। और जब वो दावत पे आया डेमोक्लीस, तो उसको कुर्सी पर बैठाया और उसके सामने मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन रखे, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान रखे। उस व्यंजन को देखकर डेमोक्लीस के मुंह में पानी आ गया। लेकिन तभी उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र ऊपर गई, तो उसने देखा कि एक तलवार लटकी हुई है। उसके कुर्सी के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, और वो तलवार मतलब बहुत ही चमचमा रही थी, और वो तलवार एक घोड़े के बाल से बंधी हुई थी। एक घोड़े के बाल से वो तलवार बंधी हुई थी, और वो कभी भी उसके ऊपर गिर सकती थी। तो ये देखकर डेमोक्लिस डर गया। उसके बाद तुरंत ही राजा ने कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े खतरे भी होते हैं। तो ये इडियम वहीं से आया। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, स्वॉर्ड का मतलब ही होता है तलवार। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस मतलब डेमोक्लिस पर मंडराता खतरा। डेमोक्लिस पे क्या थी? तलवार थी। डेमोक्लिस के सिर पे तलवार थी। इसका मतलब कि उसके उसके सिर पर डेमोक्लिस के सिर पर खतरा मंडरा रहा था। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मतलब हो जाएगा फेसिंग इमिनेंट डेंजर, मतलब सर पर मंडराता खतरा। नेक्स्ट इडियम है सेल अंडर फॉल्स कलर्स। इसका मतलब होता है अ हाइपोक्राइट, मतलब पाखंडी, ढोंगी, उसको बोलते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर्स। नेक्स्ट इडियम है स्पार्टन लाइफ। इसका मतलब होता है लाइफ ऑफ एसेटिक, मतलब संयमित जीवन जीना। उसको हम बोलते हैं स्पार्टन लाइफ। इस इडियम को हम याद ऐसे रखेंगे कि प्राचीन काल में ग्रीस का एक नगर था स्पार्टा। स्पार्टा के निवासियों को स्पार्टन कहा जाता था। स्पार्टा के निवासियों को स्पार्टन कहा जाता था। वो लोग भोग विलास से, मतलब लग्जरी से, कंफर्ट से, आराम से, मतलब बहुत दूर रहते थे। वो लोग आराम से बहुत दूर रहते थे, लग्जरी से बहुत दूर रहते थे, और बहुत ही ज़्यादा कठोर, अनुशासित और संयमित जीवन जीते थे। तो ये इडियम वहीं से आया है, स्पार्टन लाइफ। स्पार्टन मतलब स्पार्टा के लोग, स्पार्टा के लोगों की लाइफ कैसी थी? एकदम संयमित थी, एसेटिक थी, मतलब वो हर्मिट की तरह जीते थे, वो साधुओं की तरह जीते थे। स्पार्टन लाइफ। तो स्पार्टा के लोगों की लाइफ कैसी थी? मतलब संयमित थी, अनुशासित थी। स्पार्टन लाइफ का मतलब हो जाएगा लाइफ ऑफ एसेटिक, संयमित जीवन। फ्रेंड, ये थे हमारे 25 इडियम एंड फ्रेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।